factor is discrete. Okay, second কথা সে কোন কইছিলে that every gene yeah every character has two factors. One is dominant factor, one is recessive factor. So that is why आज के डेट में हम factor is equal to allele बोलते हैं. Okay, next point. तापरे मेंडल ने बोला कि जो फैक्टर है डोमिनेंट फैक्टर के प्रेजेंस में रिसेसिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता. तो इफ डोमिनेंट फैक्टर इज देयर डोमिनेंट फैक्टर विल एक्सप्रेस. अंडरस्टूड. उसके बाद उन्होंने बोला अगर आप अलग अलग फैक्टर्स का स्टडी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे डोंट इंटरफेयर विथ ईच अदर. So this is what Mendel stated. Okay, अब हम थोड़ा सा उनका हिस्ट्री लिखेंगे एंड मेंडलिज्म को करेंगे अलविदा. Then we will go how things are not according to Mendel. उसके बाद हम थोड़ा डेविएशंस को डिस्कस करेंगे. क्लियर? नाउ अब हम लोग चले जाएंगे. ओके, तो उसको एक्चुअली बहुत जगह कम हो जाता है. नाउ उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या द इन्फरेंसेस या उसका लिखेंगे क्या कंक्लूजन. कंक्लूजन में हम लोग सारा कुछ मेंडल के बारे में लिखेंगे. तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ओके. सो जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि एक्चुअली आप जानते हो कि उन्होंने काम शुरू किया था एंड ही वर्क फॉर हाउ मेनी डेज. इफ यू हैव सीन द फोटोग्राफ्स इन द गूगल इन द यूट्यूब आप देखोगे कि मैंने मेंडल का गार्डन भी दिखाया है आपको. हैव यू सीन इट? यस सर. तो जो गार्डन मैंने दिखाया है एक्चुअली वो मेंडल का गार्डन है एंड जो प्लॉट दिखाया है जहां कुछ फूल लगे हैं वो मेंडल का प्लॉट है. ओके, जिसका जिक्र इधर हमने किया है. सो हियर व्हाट आर वी टेलिंग दैट बिटवीन 1856 एंड 1863 मेंडल कल्टीवेटेड एंड टेस्टेड 28,000 पी प्लांट्स. तो ये कितना साल हो गया? ये ऑलरेडी एक नीट क्वेश्चन है. 57, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So that is 7 years. ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक आया हुआ क्वेश्चन है नीट का. ओके, सो मेंडल वर्क फॉर 7 years एंड 28,000 प्लांट्स उन्होंने यूज किया. नाउ इन 1856 his historic studies on pea plants. Okay, when he began historic for 8 years he grew and crossed. 8 years मतलब क्या है? Why he is telling 8 years? Tell me. जो प्योर पाने के लिए. Yes, very good. तो एक्सपेरिमेंट तो दूसरे साल से शुरू हुआ ना. तो जो प्योर पाने के लिए जो मेहनत था वो आपका क्या था? ओके, सो दैट वाज योर 8th year. Understood? So he grew and crossed thousands of pea plants on a small 23 by 111 feet plot. एंड इसका फोटो आप देखोगे मैंने एक डाला हुआ एक वीडियो में. ओके, नाउ ही केप्ट मेटिकुलसली एक्यूरेट रिकॉर्ड्स दैट इंक्लूडेड क्वांटिटेटिव डाटा कंसर्निंग द आउटकम ऑफ हिज क्रॉसेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ही पब्लिश्ड हिज वर्क एंटाइटल्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स इन 1866. उसको उन्होंने पब्लिश किया था. His experiments brought forth two generalizations which later became known as Mendel's law of inheritance. ठीक है, and as I had already told you, he first worked on mice, but the local bishop found it offensive, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ना पड़ा. ठीक है जी. So this is some part of the history. Now ओके, सो बाकी जो है उनका जो रिजल्ट है उसका जो प्रपोजिशन है. तो एक्चुअली ही प्रपोज्ड हिज लॉ
इन जर्मन लैंग्वेज। ये आप याद रखेंगे। सो उनका जो लॉ था वो जर्मन भाषा में आपका बोला गया। अंडरस्टूड? सो इट वाज प्रपोज्ड इन जर्मन लैंग्वेज। So after years of working with P, Mendel moved on to other crops, okay, to verify his findings. ठीक है? In 1860, क्योंकि कुछ भी बोलना साइंस में अच्छी बात नहीं है, पहले देख लो। In 1866, he published his results, experiments on plant hybrids in the transactions of the, actually कहाँ? एक बकवास जर्नल, in an obscure, obscure मतलब बेकार, in an obscure journal of the natural history society of Brunn। जैसे हम लोग कुसुमैनी में अगर कोई पेपर छाप दे तो कौन पढ़ेगा तुम्हारा कुसुमैनी? अंडरस्टैंड? तो उसी तरह से उन्होंने जो ब्रून था, जिस जगह वो रहते थे, वहां को एक बकवास मैगजीन में अपना ये काम छाप दिया। तो ऑब्वियसली वो किसी के नजर में नहीं पड़ा। नाउ his paper was published in 1866 and had a little impact on the world. Okay, it was cited in the reference for hybridization works just 3 times in the next 35 years. Okay, before it was rediscovered by these people. समझ में आया? तो इसलिए उसका किसी ने भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। Now he sent the paper to eminence of that time, okay, like डार्विन, नेगेली, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को उन्होंने अपना पेपर भेजा कि भाई देख लो, आपको अच्छा लगे तो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज उस पेपर को सब्सक्राइब कर लीजिए, है कि नहीं? बट बोथ ऑफ देम रिजेक्टेड इट। ओके, तो इसीलिए नगेली, नाउ डार्विन outrightly rejected, okay, rejected his paper because Mendel believed in discontinuous variations। ओके, तो उन्होंने एकदम उठा के नाली में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल डार्विन का उल्टा बोलते हैं। मतलब अगर वो डार्विन को सपोर्ट करेंगे, मेंडल को सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब वो खुद गलत बोल रहे हैं। डार्विन outrightly rejected paper because Mendel believed in discontinuous variation, whereas Darwin believed in क्या? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। समझ रहे हो? ये बिल्कुल ऑपोजिट वो था। नगेली, उन्होंने ऐसा फंसाया मेंडल को कि उसके चक्कर में मेंडल हैड टू लीव दिस प्रोसेस। ओके, सो ओनली वन जो नगेली है, ओके, सो ओनली वन साइंटिस्ट, okay, only one scientist bothered to respond to Mendel's paper, okay, with what would ultimately prove to be a disastrous advice। समझ रहे हो? Carl von Nageli of the University of Munich had previously experimented with hawkweed, a plant that follows an obscure asexual reproductive method। Okay, so Mendel started working on hawkweed and lost confidence in everything he did। तो मेंडल को उन्होंने जो भी, जब वो दिया काम, तो वो जो भी काम किए थे मेंडल साहब भूल गए। अंडरस्टैंड? सो वट एवर ही गेव, ही फॉरगॉट। क्यों? बिकॉज बाद में पता चला दैट हाइरेसियम एक पॉलीप्लॉयड प्लांट है।
ओके, सो दैट इज वाई, बट मेंडल को तो वो पता नहीं था, सो इसीलिए वो उकता गए। ओके, ही लेफ्ट हिज, ये धंधा छोड़ दिए भाई, चलो भाई हो गया, बहुत हो गया। ओके, इसको सेव किया जाए। नाउ अब उन्होंने छोड़ दिया। ही फाइनली गिव अप एक्सपेरिमेंटेशन एंड ही बिकेम एन अबॉट। अल्टीमेटली वो क्या हुआ, वो एक अबॉट बन गए ऑफ द मोनास्ट्री इन 1868। ओके, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गया, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो ये सारा धंधा छोड़ दिए। ओके, उसके बाद ओके, नाउ ओके, prior to his death in Mendel, when in death in 1884, तो मेंडल कैसे मर गए, बाय बाइलैटरल किडनी फेलियर। तो बाई बाइलैटरल किडनी फेलियर मतलब उनका दोनों किडनी खराब हो गया। ओके, मेंडल रिफ्लेक्टेड, एक्चुअली उनको बड़ा दुख हुआ कि माय साइंटिफिक वर्क्स has brought me a great deal of satisfaction. Okay, and I'm convinced, okay, bilateral. Okay, my scientific work has brought me a great deal of satisfaction, and I'm convinced, okay, that it will be appreciated before long by the whole world. माने वो ये बोल गए थे कि भाई देखना, एक ना एक दिन मेरे काम का इज्जत होगा। ओके, Okay. 16 years later, Karl Korens from Germany, okay, Hugo de Vries from Netherlands, yeah, Holland, and Erich von Schermack-Sessenegg from Austria rediscovered Mendelism, okay, and brought his work to the notice of the world and told the importance of his work. एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज में जो अच्छा अच्छा कैफे होता है, जहाँ आप आराम से बैठ के पानी वानी पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे हमारा भी अभी यहाँ खुल गया है इन पटिया। तो वैसे ही एक बेकार सा कॉफी दुकान में जब वो लोग, दे नेवर एक्सपेक्टेड, तो वैसे ही बुक्स जब घांट रहे थे, उनको अचंभित हुआ कि ऐसा एक आदमी 16 साल पहले काम कर चुका है एंड किसी को आता पता नहीं, एंड दैट इज व्हाई दे ब्रॉट हिज वर्क in front of the whole world. Okay, Mendel's ideas quickly gained acceptance, especially through the promotional efforts of a British biologist, William Bateson. तो विलियम बेटसन वाज ए जीनियस पर्सन। उन्होंने मेंडल का हर काम को गलत साबित किया, बट फिर भी उन्होंने उन मेंडल को अप्रिशिएट किया। ही सेड दिस चैंपियन ऑफ मेंडल्स दिस डिस्कवरीज कॉइंड ए न्यू टर्म टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक्स। ओके, तो जो विलियम बेटसन है, उन्होंने जेनेटिक्स शब्द को जन्म दिया। ओके, genetics. Okay, so this champion of Mendel's discoveries coined a new term to describe the study of genetics after the term genes was coined by क्या, विलियम Johansson. योहानसन। ठीक है, तो विलियम योहानसन जीन्स टर्म कॉइन करने के बाद, ओके, जो टर्म जीन्स है उसको कॉइन करने के बाद बेटसन ने कॉइन किया जेनेटिक्स टर्म। तो ग्रीक वर्ड उसका क्या है, टू जेनरेट। नाउ मेंडल्स पेपर वाज पब्लिश्ड इन जर्मन। ओके, तो उसका जो ओरिजिनल पेपर है वो जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, इसलिए भी बहुत सारे जो इंग्लिश पीपल थे उनको उनका काम कुछ समझ नहीं आया।
Okay, so they could not even discuss. Okay, now one of the reasons of Mendel's success was actually hidden from him. ठीक है? Okay, so one of the main reason, okay, for Mendel's success was actually not known to him. ओके, ये उसको जानते ही नहीं थे. तो एक्चुअली जब सारे क्रॉसेस किए गए, ओके, विथ टाइम a lot of people started working, started criticizing Mendel, started appreciating Mendel. तो उस समय there was a scientist whose name is Blixt. Okay, so detailed investigation, okay, detailed investigation of by S. Blixt on P led to the location of Mendel's 7 selected factors on 4 different chromosomes. ठीक है? तो ब्लिक्स ने जब सारा काम किया, उन्होंने बोला भाई देखो, actually Mendel did not do all the crosses. सपोज आपके पास 7 ट्रेट्स है एंड आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करना चाहते हो, तो व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस पॉसिबल? 7 to the power 2, 49 कॉम्बिनेशंस, है कि नहीं? Yes, sir. तो उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड करोगे तो 777 एंड सो ऑन. Yes, sir. तो इसलिए मेंडल ने कंक्लूड किया कि ब्लिक्स ने कि एक्चुअली मेंडल ने कभी भी सारे कैरेक्टर्स नहीं किए, या ही वाज वेरी वेरी लकी. क्यों? बिकॉज आफ्टर मेंडल पीपल थॉट दैट हिज 7 जीन्स were located on 7 different chromosomes. Okay, but ब्लिक्स ने क्या बोला कि उनके जो 7 कैरेक्टर्स हैं वो 4 अलग अलग क्रोमोसोम्स में हैं. ओके, 4. तो क्रोमोसोम 1 में 2 फैक्टर्स, क्रोमोसोम 4 में 3 फैक्टर्स, ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर वेरी फार फ्रॉम द थर्ड and the first 2 are very close to each other and should have shown any degree of linkage. तो मेंडल ने बोला कि एक्चुअली जो 4th क्रोमोसोम है, इसमें 2 फैक्टर जो हैं वो तीसरे से काफी दूर में है, बट जो दोनों हैं वो आपस में बहुत करीब है, तो उन्हें लिंकेज देखना चाहिए था. तो he should have seen linkage, or he was very very lucky. Understood? So that is the concept. So these factors coded for full pod and height. तो समझ रहे हो? तो अगर मैं उसको एक ड्राइंग बनाऊं यहाँ, तो सपोज आई मेक ए ड्राइंग, तो क्रोमोसोम्स को हम कैसे बनाएंगे? विल ड्रॉ लाइक ए लाइन. ओके, सपोज ये क्रोमोसोम है, तो ये आपका जो फुल पॉड है, एंड एग्जैक्टली बहुत पास आपका प्लांट हाइट है, एंड काफी दूर आपका थर्ड कैरेक्टर है. अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको काटेंगे, सेग्रीगेट करेंगे गैमिट बनाने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों जो हैं ये साथ जाएंगे. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम they should go together. Okay, so that is the concept of linkage. Understood? So this concept was unknown to Mendel, and ये around 1940s 50s में ये डाटा आया समझ? तो दिस इज द कंसेप्ट. हाँ बोलो.
तरी ब्लिक्स्ट मॉर्गन फॉर असते वा. हाँ हाँ, बहुत बात. मॉर्गन इज 1910. तो मॉर्गन ने तो डिस्कवर किया ना लिंकेज. तो मॉर्गन डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज. ओके, उल्टा हो गया एक्चुअली. ये जो कीबोर्ड का बड़ा गड़बड़ कर रहा है मेरे को. इसमें ये लिंक एज है, ए जी. फाइन. सो नाउ, हाँ एक्चुअली ये कीबोर्ड में टाइपिंग में मजा नहीं आ रहा है. अब बंद है, देखते हैं खुलेगा तो एक नया अच्छा सा कट 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 वाला कीबोर्ड लाएंगे. नाउ अब ये जो तीन बंदे हैं, कार्ल कॉरेंस, डिवराइज एंड शेरमैक सेसेनेग, सो इनको हम लोग क्या कहते हैं? सो दे आर बेसिकली कॉल्ड द रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल. ओके, तो प्लीज रिमेंबर, they are the rediscoverers of Mendel. भले भले. So now this is the conclusion of Mendelism. ठीक है, चलिए. तो इसलिए अब थोड़ा सा एक और बात हम लोग जानेंगे. आई विल गिव यू अ डाटा. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, सो आई डोंट नीड टू सेंड यू अगेन. वो जो टेबल मैंने आपको दिया था, है कि नहीं? सो दैट टेबल इज ऑलरेडी गिवन टू यू, so you don't need to take it again. Yes. Now next line. अब actually this is something जो मैं आपको बता रहा था. The name of the Mendelian paper was this in English, and it was called Verush über Pflanzenhybriden. Okay, ये जर्मन भाषा है. Okay, it was later discovered that it managed into the libraries of 120 universities and other societies. Now, ये सब important points हैं. Okay, some of the Mendelian factors also showed pleiotropy. ठीक है, pleiotropy का मतलब क्या है? One gene many effect. तो ये सब आप याद रखेंगे, बाद में हमारा काम आएगा. Mendel used the term factor for the agents responsible for the production of each trait. Okay, he did not know the exact chemical natures of these factors, but was true in stating that these were discrete. मतलब ये definitely exist करते हैं, ये कोई मजाक नहीं है या ये कोई वैसी बात नहीं है. चलिए, सो नाउ मेंडलिज्म इज ओवर. अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन. तो वेरिएशन का मतलब क्या है? जो मेंडल जैसा नहीं है. तो आफ्टर मेंडल ए लॉट ऑफ पीपल सॉ. सो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग जो है, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है. ओके, द सेकेंड टॉपिक. ओके, सो दैट इज कॉल्ड Deviation. यस. सो दैट इज कॉल्ड deviations from, okay, deviations from Mendelian views. Okay, deviation from Mendelian views. अब उसके ये दो डिफरेंट डेविएशंस हैं. ओके, सो इसको हम दो अलग अलग ब्रांचेस कर सकते हैं. सो वी कैन टेक इट टू ब्रांचेस. ओके, नाउ इसमें एक जो ब्रांच है, ओके, सो नाउ वन ब्रांच and this is the second branch and this is the main branch. तो इसीलिए जो पहली बातें हैं, सपोज अभिषेक इज नॉट टॉकिंग नाउडेज. ओके, तो उसके पास क्या बात हुआ? सो इसलिए फर्स्ट उसके घर के प्रॉब्लम्स होंगे. तो प्रॉब्लम नंबर 1 is allelic deviations. So this is not Mendelian, so we can use the term genes and alleles. तो allelic deviations का मतलब क्या है? तो between the alleles of the gene. ठीक है, ये जो बात है, ये this is in between the alleles of the gene.
नाउ एक्चुअली मेंडल ने क्या कहा था, तो इसमें वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, ओके, अकॉर्डिंग टू मेंडल, पॉइंट नंबर 1, ओके, ऑल जीन्स हैव 2 alleles। अभी हम जीन टर्म में आ जाएंगे, ओके। तो ऑल जीन्स हैव 2 alleles। नाउ dominant allele, okay, dominant allele never allows the recessive allele to express, okay, in its presence। तो जब डोमिनेंट एलील है तो रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3, okay, sorry, in its presence, point number 3, that माने the alleles, okay, yeah, the alleles, but the alleles of different genes, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एलील्स। द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स बिहेव इंडिपेंडेंटली, ओके। इसका मतलब आप क्या करते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो ये एलेलिक डेविएशंस का बात है। तो ये मेंडेलियन व्यूज है कि नहीं? तो दिस इज समथिंग अबाउट मेंडेलियन व्यूज। तो व्हाट आर द डेविएशंस? तो आप डेविएशंस कौन कौन से हैं? सो पॉइंट नंबर 1 is incomplete dominance, ओके। जो पहला पॉइंट है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड पॉइंट है आपका मल्टीपल एलेलिज्म, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? दैट रिसेसिव ऑल्सो एक्सप्रेसेस, इसमें आप लिख सकते हो रिसेसिव also expresses, okay, in the presence of the dominant। समझ रहे हो? डोमिनेंट एलील है पर फिर भी रिसेसिव एक्सप्रेस कर रहा है। मल्टीपल एलिज्म क्या है? ग्रेटर देन 2 एलील्स, ओके, ग्रेटर देन 2 एलील्स पर जीन। अगर किसी जीन का मोर देन 2 एलील है उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, ओके। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलेलिज्म। नाउ उसका थर्ड फैक्टर क्या है? दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, ओके। माने बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट। एंड एक फोर्थ टाइप जो हम यहां पढ़ेंगे इज ओवर डोमिनेंस, ओके, जो आप स्कूल्स में नहीं पढ़ोगे मेरे से। तो ये जनरली स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है। ओवर डोमिनेंस का मतलब क्या है? दैट हेटेरोजाइगोट इज बेटर देन द होमोजाइगस डोमिनेंट, ओके। तो ये हम लोग पढ़ेंगे एलेलिक डेविएशंस। उसके बाद नॉन एलेलिक डेविएशंस, ठीक है। तो जो बी टाइम है दैट इज कॉल्ड नॉन एलेलिक deviations, means some other gene is interfering in your expressions, ठीक है। तो इसमें आपका कोई और जीन इंटरफियर कर रहा है।
तो बट आपको मालूम है मेंडल थॉट दैट अदर जीन्स आर क्या इंडिपेंडेंट, है कि नहीं? तो मेंडल को क्या लगा था कि जो दूसरे जीन तो इंडिपेंडेंट होते हैं, बट तो इसमें आपका आ जाएगा अलग अलग केसेस. केस नंबर 1 is called epistasis. Case number 1 is epistasis. Case number 2 is क्या? इसमें हम पढ़ेंगे lethal genes. केस नंबर 3 इसमें आ जाएगा आपका प्लियोट्रॉपी. एंड केस नंबर 4 is polygenic inheritance. ठीक है? तो एपिस्टेसिस का मतलब है मास्किंग. ओके, सामान्य some genes control the expression of some other gene, है कि नहीं? तो जैसे कोई और जीन है, सपोज आप स्कूल जा रहे हो तो आपके गली में 4 लौंडे दारू पी के आपको निहारते रहते हैं, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा. गर्ल्स जल्दी, because we don't have time. So lethal genes, they genes that kill. ये लाइन कट जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी करिए. तो प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है? वन जीन मैनी मैंने इफेक्ट. एंड पॉलीजेनिक उसका उल्टा होता है मैनी जीन्स वन phenotype. Okay, many genes control one expression. इसको एक्सप्रेशन लिख लो, expression. Okay, so this is your concept. Understood? तो अब एपिस्टेसिस अलग अलग तरीके का होगा, वो हम बात इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं. एक्चुअली वो कट जाएगा ना, इसलिए मैं पहले से इसको सेव कर दिया है. नाउ तो एपिस्टेसिस जो है वो आपके अलग अलग टाइप के होते हैं. अगर आप अच्छे से पढ़ोगे बोलते हुए तो सारे पढ़ाऊंगा, नहीं तो आपके बुक में नहीं है छोड़ दूंगा. वेरी नहीं सर. सिंपल. तो इसलिए क्लास और में ऐसी चुप्पी मेरे को पसंद नहीं है. तो फर्स्ट इज, मैं पहले देख लो क्या क्या है. डोमिनेंट एपिस्टेसिस. डोमिनेंट एपिस्टेसिस.